हमारे देश में आजकल दो तरह का सिनेमा बन रहा है। एक वो जो सिस्टम को पसंद आता है, ऐसी फिल्मों को आंखों पर बिठाया जाता है। पॉलिटिशियंस उनके आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स उन्हें टैक्स फ्री कर देती है और थिएटर्स में फ्री टिकट्स बांटी जाती है ताकि एक स्पेसिफिक नैरेटिव पूरे देश के दिमाग में फिट किया जा सके। लेकिन एक दूसरे तरह का सिनेमा भी है, एक ऐसा सिनेमा जो उस सच की बात करता है जिसे सरकार हमेशा के लिए दफन करना चाहती है। जब ऐसी कोई फिल्म बनती है तो उसे कोई फ्री प्रमोशन नहीं मिलता। उनके मेकर्स को 4 साल तक सेंसर बोर्ड के चक्कर काटने पड़ते हैं और आखिर में जब वो फिल्म किसी तरह रास्ता निकालकर ऑडियंस तक पहुंचती है तो उसे सिर्फ 48 घंटे के अंदर इंटरनेट से हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। वेलकम टू सिनेवॉल्ट लैब। आज हम किसी मूवी का रिव्यू नहीं करेंगे। आज हम इंडियन सिनेमा के उस काले सच को एक्सपोज करेंगे जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ उनके लिए है जो पावर के हक में बोलते हैं। आज हम बात करेंगे दिलजीत दोसांझ और हनी ट्रेहान की उस मास्टरपीस की जिसने सिस्टम की नींद उड़ा दी, द स्टोरी ऑफ सतलुज। इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आपको पहले उस इंसान को समझना होगा जिसकी ये कहानी है। सतलुज एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है। 1980s और 90s में जब पंजाब में इंसर्जेंसी का दौर था, तब काउंटर इंसर्जेंसी के नाम पर पुलिस को कुछ ऐसी ताकतें दी गई जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला। हजारों नौजवान घरों से उठाए गए और वो कभी वापस नहीं आए। जसवंत सिंह खालरा कोई नेता नहीं थे, वो एक आम बैंक एम्प्लॉय थे जिन्होंने अपना हथियार किसी बंदूक को नहीं बल्कि लेजर्स को बनाया। उन्होंने म्यूनिसिपल क्रिमेशन ग्राउंड्स यानी शमशान घाट के रिकॉर्ड्स निकाले और एक ऐसी मैथमेटिकल फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाई जिसने होश उड़ा दिए। खालरा ने देखा कि एक इंसान की बॉडी को जलने के लिए करीब 300 किलो की लकड़ी लगती है, लेकिन पुलिस एक इंसान की लकड़ी का हिसाब देकर एक ही चिता पर कई लाशों को जला रही थी जिन्हें अनक्लेम्ड यानी लावारिस बताया जाता था। अमृतसर के सिर्फ एक क्रिमेशन ग्राउंड में उन्होंने ऐसी 2000 से ज्यादा सीक्रेट क्रिमेशंस का सच दुनिया के सामने रख दिया। और इस सच की कीमत क्या थी? 6 सितंबर 1995 को खालरा को उनके घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया और आखिर में उन्हें गोली मारकर उनकी लाश को हरी के कैनाल में फेंक दिया गया। जो इंसान लापता लोगों को ढूंढ रहा था, सिस्टम ने उसे ही लापता कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जब इस लेवल का डार्क और डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल सच पर्दे पर आएगा तो सेंसर बोर्ड क्या करेगा? जब डायरेक्टर हनी ट्रेहान और RSVP मूवीज ने यह फिल्म CBFC को दी तो शुरुआत में 21 कट मांगे गए, बात रिवीजन कमेटी तक आ गई और कट्स बढ़कर सीधा 127 हो गए। ये कट्स किसी गाली या वायलेंस को हटाने के लिए नहीं थे, ये कट्स इतिहास को मिटाने के लिए थे। CBFC ने डिमांड रखी कि जसवंत सिंह खालरा का नाम पूरी तरह से हटा दिया जाए। एक बायोपिक से उसके हीरो का नाम ही मिटा देने की डिमांड की गई। उन्होंने कहा, पंजाब पुलिस का जिक्र हटाओ, नेशनल फ्लैग को विजुअल से कट करो और यहां तक ये डिस्क्लेमर भी हटा दो कि फिल्म ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। डर इस लेवल का था कि फिल्म को अपना नाम तक 3 बार बदलना पड़ा। पहले गल्लूघारा, जिसका मतलब मैसेकर होता है, फिर पंजाब 95, जिसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होना था, पर इंडियन अथॉरिटीज के पॉलिटिकल प्रेशर के आगे TIFF ने रिलीज से ठीक एक दिन पहले फिल्म को लाइनअप से बाहर निकाल दिया और आखिर में ट्रेडमार्क इश्यूज से बचने के लिए उसका नाम सतलुज रखा गया, उस नदी के नाम पर जहां खालरा की लाश को फेंका गया था। और यहां से शुरू होता है हमारे देश का सबसे बड़ा हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ हमारे पास ऐसी फिल्में हैं जैसे द कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी जो मेजॉरिटी नैरेटिव और करंट एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से बनती है। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी CBFC चीफ से यही सवाल पूछा था कि ऐसी फिल्मों को फास्ट ट्रैक क्लियरेंस कैसे मिल जाती है। ऐसी फिल्मों को मिनिस्टर्स प्रमोट करते हैं, थिएटर्स में फ्री स्क्रीनिंग लगती है, टैक्स फ्री का टैग मिलता है। लेकिन जब बात आती है एक ऐसी माइनॉरिटी नैरेटिव की जो हवाई बातों पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स पर बेस्ड है, तो सेंसर बोर्ड को अचानक नेशनल सिक्योरिटी का डर क्यों लगने लगता है? सिस्टम को उस ट्रुथ से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि सतलुज टेररिस्ट के बारे में नहीं है,
सतलुज खुद सिस्टम के अंदर बैठे हुए मॉन्स्टर्स के बारे में है और पावर में बैठे लोग अपना खुद का काला चेहरा आईने में नहीं देखना चाहते। 4 साल तक सिस्टम से लड़ने के बाद मेकर्स ने एक निडर फैसला लिया। 3 जुलाई 2026 को उन्होंने सेंसर बोर्ड को बाईपास करते हुए बिना किसी कट के फिल्म का 100% ओरिजिनल डायरेक्टर्स कट चुपके से ZEE5 पर ड्रॉप कर दिया। ऑडियंस ने फिल्म देखी, क्रिटिक्स रो पड़े, फिल्म मास्टर क्लास बन गई, पर सिस्टम सो नहीं रहा था। सिर्फ 48 घंटे बाद यानी कि संडे की शाम को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ZEE5 को ऑर्डर दिया और IT रूल्स 2021 का हवाला देकर इंडिया में इस फिल्म को इंटरनेट से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया। रीजन सिक्योरिटी कंसर्न्स। लेकिन सिस्टम एक बात भूल गया जिसे स्ट्राइसेंड इफेक्ट कहते हैं। दिलजीत दोसांझ ने सच कहा था, एक बार जो चीज ऑनलाइन चली गई उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। और ये इंटरनेट ते आई चीज जांदी थोड़ो, इंटरनेट ते एक बार चीज आ गई वो कितने चली जाएगी। जिस फिल्म को दबाने की कोशिश की गई, बैन लगने के चंद घंटों के अंदर वो टेलीग्राम के 37 से ज्यादा चैनल्स और व्हाट्सएप के जरिए पूरे देश और US UK में आग की तरह फैल गई। सिस्टम ने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया, पर डिसेंट्रलाइज पायरेसी के आगे उनका हर सिस्टम फेल हो गया। सतलुज अब सिर्फ एक फिल्म नहीं बची है, ये आर्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और हिस्टोरिकल मेमोरी को जिंदा रखने का एक जरिया बन चुकी है। सियासत चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो आईने पर पर्दा तो डाल सकती है, पर उसमें दिखने वाले सच को बदल नहीं सकती। हमें एज एन ऑडियंस खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम सिर्फ वही सिनेमा देखना चाहते हैं जो हमें झूठी तसल्ली दे, या हम उस सिनेमा को बचाकर रखना चाहते हैं जो आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की हिम्मत रखता हो। फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको भी लगता है कि सिनेमा की आवाज को आजाद होना चाहिए, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो सच में सिनेमा से प्यार करता है। सब्सक्राइब टू सिनेवॉल्ट लैब, क्योंकि हम चुप नहीं रहेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते।